हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एन क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 की वीडियो लेकर आए हैं। ये चैप्टर आपकी परीक्षा में आएगा फर्स्ट टर्म की। तो पाठ का नाम है तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। यानी इन शॉर्ट हम रोम की बात करेंगे। रोम एक ऐसा साम्राज्य है जो तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो ये कहानी रोम की है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने मेसोपोटामिया यानी इराक की सभ्यता के बारे में जाना था कि ये कहाँ पर है, कैसी आकृति है इसकी, शिक्षा प्रणाली कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है ना। तो इस चैप्टर में हम रोम साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेसोपोटामिया के साम्राज्य के बाद रोम साम्राज्य का उदय हुआ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर इतना सरल लगेगा कि पूछिए मत। शुरुआत करते हैं। तो बेटा पहला पॉइंट आपके सामने यही है, रोम साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला हुआ है। कौन कौन से? यूरोप में रोम तो है ही पहली बात। पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका। भाई ये वर्ल्ड का मैप है आपका, ठीक है। आपको पता है ये एशिया महाद्वीप है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, इधर यूरोप मान लो, और ये अमेरिका महाद्वीप। तो ये यहाँ पे है। तो पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका 3 महाद्वीप में फैला हुआ है रोम साम्राज्य, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि रोमन साम्राज्य किन महाद्वीपों में और कितने महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो इसका उत्तर आप दोगे 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका। अगला पॉइंट है, यह साम्राज्य अनेक स्थानीय संस्कृति एवं भाषा शैलियों से संपन्न है। इसकी चर्चा हम डिटेल में बाद में करेंगे, अभी मेन पॉइंट है, ये इंट्रोडक्शन कहते हैं इसे। और रोम साम्राज्य में स्त्रियों की कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी, तलाक ले सकती थी, पिता की जायदाद पे इनका हक भी हुआ करता था। तो ये कानूनी स्थिति काफ़ी मजबूत थी। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास प्रथा पर आधारित थी। दास प्रथा, बहुत ज़्यादा लोग दास लोग थे यहाँ पे, यानी आबादी से अधिक दास लोग थे यहाँ पे। तो जिस कारण से जनता का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था, क्योंकि दासों को वोट, या दांतों नहीं बेटा दासों है, दासों को वोट डालने का अधिकार नहीं था और उन्हें आज़ादी भी नहीं थी, ठीक है। तो इस कारण से बेटा क्या हुआ था कि ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ दास पर आधारित थी, जिस कारण बहुत बड़ा जनता का भाग स्वतंत्रता से वंचित रह जाता था, क्योंकि दासों को बेटा कोई अधिकार नहीं थे। अगर आपने किसी दास को खरीद लिया तो आप उसको अपनी मर्जी से कुछ भी करवाने के अधिकार में रखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये इंट्रोडक्शन है, मेन पॉइंट यही वाला है। सबसे आगे बढ़ते हैं। रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत आप पाठ्य पुस्तक में भी खोलेंगे तब ये टॉपिक मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें जिससे रोम साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो जितनी भी सामग्री पाई गई उनको 3 भागों में बांटा गया: पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, भौतिक अवशेष, ठीक है बेटा। ये 3 महत्वपूर्ण सामग्री है। अब 3 को डिटेल में बताता हूँ आपको। पाठ्य सामग्री में क्या क्या आएगा? वर्ष वृत्तांत, पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून। यानी कि वर्ष वृत्तांत के बारे में लिखा हुआ नीचे कि वर्ष वृत्तांत क्या होता है कि उस टाइम के व्यक्तियों द्वारा, समकालीन का मतलब होता है जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उससे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति या कोई भी घटना। तो समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, जिसे हम वार्षिक वृत्तांत कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिवर्ष लिखे जाते हैं। तो जो पढ़ सकते हो वार्षिक वृत्तांत। पत्र, जैसे एक राजा ने दूसरे राजा को लिखा या किसी ने किसी महान अधिकारी मंत्री को लिखा। व्याख्यान, यानी राजा जो लेक्चर या भाषण दिया करते थे उनको छपवाते थे या प्रचारित करते थे, उनसे जानकारी मिलती है। प्रवचन से, कानून से, ठीक है। अगला दस्तावेज, इसमें पेपायरस पे लिखे पांडुलिपियाँ। पांडुलिपि जैसा कि आपको पता है, हाथ से लिखी गई चीज़ों को पांडुलिपि, पांडु मतलब हाथ, लिपि मतलब लिखा हुआ। अब पेपायरस क्या होता है? ये आता है कि रोम साम्राज्य में किस पे अभिलेख लिखे जाते थे, तो इसका उत्तर है पेपायरस के पत्ते पर। पेपायरस क्या होता है सुनेंगे। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा होता है। इसका देखो पॉइंट ये वाला है, पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा है जो नील नदी के किनारे हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था बेटा? नील नदी, जो कि मिस्र की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी अमेजन नदी है, सबसे लंबी नील नदी है। तो नील नदी किनारे हुआ करता था, इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। तो पेपायरस, ठीक है बेटा, पेपायरस वाला हो गया, पाठ्य सामग्री हो गया।
अब भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब जो आपको अभी भी फिजिकल रूप से मिले हैं, जैसे कि वहाँ की इमारतें, चर्च वगैरह, बर्तन, सिक्के, ये हैं भौतिक अवशेष में। तो कोई हमसे पूछे कि रोम साम्राज्य की जानकारी के स्रोत बताइए, हम तुरंत बोल देंगे पाठ्य सामग्री में ये आता है, प्रलेख व दस्तावेज में ये सब आता है, और भौतिक अवशेष में जो फिजिकल रूप से अभी स्थित है। ठीक है, टॉपिक समझ में आया बेटा? बहुत आराम से, बहुत आसान तरीके से समझा जाएगा आपको। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी कहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अध्ययन की दृष्टि से, भाई इस पाठ को अध्ययन करने की दृष्टि से हम 3 भागों में बांटते हैं। और वैसे भी इस चैप्टर रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी को हम सिंपल तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते कहानी की तरह, हमें 3 पार्ट में डिवाइड करनी पड़ेगी कहानी। कौन कौन सी? पूर्ववर्ती, मध्यकाल और परवर्ती। पूर्ववर्ती यानी 200 ईसा पूर्व से पहले तक की कहानी को पूर्ववर्ती बोलेंगे। मध्यकाल का संकट 3वीं शताब्दी में आया, और परवर्ती इसके बाद की 4वीं शताब्दी के बाद की जो घटना घटी वो परवर्ती। तो ये भी आता है कि रोमन साम्राज्य काल को कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। सभी को याद रखना है, 3 भागों में रोमन साम्राज्य के काल को बांटा गया है। आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ इन 2 कालों की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगा, और इस पार्ट से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब की वीडियो बनाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिस आ जाएगा, तो आप तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 11वीं कक्षा की पढ़ाई आरंभ हो गई है और विद्यालय भी 1 तारीख से खुलने वाले हैं। तो खुशखबरी है, विद्यालय जाओगे, पढ़ोगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आगे तो प्रारंभिक चरण या पूर्ववर्ती चरण, ये महत्वपूर्ण है भाई। इंट्रोडक्शन पता होगी तभी तो आगे कहानी पता होगी। तो रोम में 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, 0 ये मान लो, इससे पहले का टाइम ईसा पूर्व, इसके बाद में ईसवी होता है। तो जैसे 500 है और 400 है, तो जब ये कम होगा तो समझ लो बढ़ रहा है, यानी 0 के हम बहुत करीब आ रहे हैं। तो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक गणतंत्र शासन प्रणाली थी। गणतंत्र मतलब पता ना, जहाँ पे लोग वोट डाल के करते हैं, गणतंत्र। लेकिन ऐसा वाला गणतंत्र नहीं जो भारत में है। कैसा गणतंत्र था वो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे पॉइंट में देखेंगे। इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसका वास्तविक सत्ता सैनिक नामक, बेटा ये सैनिक गलत हो गया, इसको मैं मिस कर रहा हूँ, सेनेट। ठीक है बेटा, थोड़ा हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में थी। सेनेट एक संस्था है, निकाय मतलब जैसे एमसीडी एक निकाय है, दिल्ली नगर निगम एक संस्था है, उत्तरी साउथ दिल्ली नगर निगम एक संस्था है। तो निकाय यानी एक बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, निकाय होता है, जैसे विद्यालयों का तुम्हारा शिक्षा विभाग होता है, वैसे इस साम्राज्य में गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट नामक निकाय में, सेनेट एक संस्था का नाम बेटा, ठीक है, नामक निकाय में समाहित थी। सेनेट क्या था? धनवान परिवारों के एक छोटे समूह का वर्चस्व रहता था। किसमें? सेनेट में। सेनेट एक संस्था थी बेटा, जैसे हम संसद बोलते हैं ना, भारत में संसद होती है, वैसे ही यहाँ पे सेनेट मान लेंगे, एक संस्था है जहाँ पे लोगों का, जो लोग वोट डाल के, यानी लोग जो नेता होते हैं उनका, धनवान परिवारों में से छोटे समूह का वर्चस्व था, जिन्हें सेनेट में अभिजात या कुलीन वर्ग, यानी जो रईस वर्ग होते हैं उन्हें अभिजात या कुलीन बोलते हैं। हमारे यहाँ जमींदार बोलते हैं, और रोम में अभिजात व कुलीन। आपने ये फ्रांसीसी क्रांति में 10वीं में पढ़ा ना, 9वीं में, कि पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग, तो रईस लोग इसमें आते हैं। वास्तविक तौर पर गणतंत्र यानी कि लोगों का शासन अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से, यानी गणतंत्र तो था यहाँ पे, पर नाम मात्र था। क्या नाम मात्र था भाई? सेनेट के लोग चुनाव करते थे और सेनेट में ही मंत्री होते थे। ठीक है, इन मंत्री सारे अमीर होते थे, यानी जितने भी मंत्री सेनेट के लोग थे वो अभिजात वर्ग थे। देखो बहुत सिंपल समझाता हूँ आपको। सेनेट एक संस्था है, ठीक है, सेनेट एक संस्था है बेटा, ठीक है, इसमें कौन होते हैं? अमीर लोग, और है ना। और गणतंत्र किसके आधार पर था? सेनेट के आधार पर, यानी संसद मान लो सेनेट, संसद में कौन लोग हैं? अमीर लोग, अमीर लोगों ने ही रूल बनाए।
तो यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी जिसपे सेनेट के पास सारी पावर थी और सेनेट में अमीर लोग रहा करते थे और इसके माध्यम से सरकार का कामकाज चलता था। ठीक है, तो सेनेट मतलब क्या है, एक संस्था है जिसके माध्यम से रोम का सरकारी कामकाज चलता था और सेनेट के सदस्य कौन थे, अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग। समझ में आया बेटा, बहुत ही सिंपल सा है। आगे एक महत्वपूर्ण पॉइंट और, ठीक है, 27 ईसा पूर्व जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र मतलब होता है गोद लिया बेटा, दत्तक पुत्र ऑक्टोवियन ने तख्ता पलट किया। किसने? ऑक्टोवियन ने तख्ता पलट किया और 27 ईसा पूर्व में अगस्टस नाम से रोम का शासक बना। यानी ये ऑक्टिवियन ही अगस्टस है। अगस्टस जो कि रोम का पहला राजा है, शासक है, वो अगस्टस है। याद रखना, रोम का अगर मल्टीपल चॉइस में आएंगे तो रोम का पहला शासक अगस्टस है जो 27 ईसा पूर्व में राजा बना। ये पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑक्टोवियन नाम से। तो जूलियस सीजर के गोद लिए पुत्र ने तख्ता पलट, यानी इसको हटा के खुद राजा बन बैठा और 27 ईसा पूर्व में अगस्टस के नाम से रोम का शासक बना। ठीक है, अगस्टस का काल शांति का काल कहलाता है। क्यों कहलाता है? इस काल में युद्ध नहीं हुए, बहुत कम युद्ध हुए, मतलब कि नाम मात्र। तो ये भी आता है कि किसके काल को शांति का काल कहा जाता है रोम में? ऑगस्टस के काल को शांति का काल कहा जाता है। अगला पॉइंट, रोम सम्राट अगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसिपेट कहते हैं। प्रिंसिपेट, ठीक है, शासन को प्रिंसिपेट कहा उसने। राज्य प्रिंसिपेट मतलब राज्य होता है। ठीक है, एक प्रमुख मुखिया, एक मुखिया का राज्य प्रिंसिपेट। तो ये भी आता है कि प्रिंसिपेट की स्थापना किसने करी? ऑगस्टस ने। ऑगस्टस से 3 प्रश्न बनेंगे बेटा। एक तो ऑगस्टस का पहला नाम क्या था? ऑक्टोवियन। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि भाई रोम का पहला राजा कौन था? अगस्टस था। अगस्टस के काल को क्या बोलते हैं? शांति काल कहते हैं। अगस्टस ने किसकी स्थापना करी? प्रिंसिपेट की। राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया है। ठीक है बेटा, तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं, वैसे वीडियो देख के आ जाएगा। ठीक है, एक बार शुरू से रिकैप करवाता हूँ आपको। देखो, रोम साम्राज्य 3 महाद्वीप में फैला हुआ है, आपको याद हो गया होगा। रोम साम्राज्य की जानकारी के 3 स्रोत हैं, पाठ्य, दस्तावेज, भौतिक अवशेष। ये भी आपको याद हो गया होगा। रोम साम्राज्य के अध्ययन को हम, ठीक है, हम क्या करते हैं? रोम साम्राज्य के अध्ययन को 3 भागों में बांटते हैं, है ना। हम पूर्ववर्ती की चर्चा कर रहे हैं, यानी स्टार्टिंग की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे गणतंत्र था पूर्व में और सारी पावर सेनेट के हाथों में थी, जिसमें अभिजीत वर्ग था। ठीक है, संसद यानी सेनेट। और अगस्टस पहला राजा था, इसके काल को शांति का काल कहते हैं। ठीक है, और इसने प्रिंसिपेट राज्य की स्थापना करी। अब अगस्टस के बाद कौन राजा बना रोम का? टिबेरियस, वो भी गोद लिया पुत्र। देखो, हैरानी की बात है कि गोद लिया पुत्र टिबेरियस भी अगस्टस के बाद गद्दी पर बैठा। कहानी की तरह है बिल्कुल। भाई 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य रोम की जानकारी के स्रोत भाई प्रलेख, दस्तावेज, पाठ्य सामग्री और भौतिक अवशेष। उसके बाद भाई सेनेट, भाई गणतंत्र शासन था वहाँ पे। शासन जैसे यहाँ पे भारत में लोकतंत्र शासन है, वहाँ पे गणतंत्र शासन था। ठीक है, गणतंत्र शासन के बारे में भी थोड़ा पॉइंट लिखना पड़ेगा कि भाई सेनेट के लोग ही गणतंत्र बनाते थे और सेनेट में कुलीन मध्य वर्ग लोग थे, यानी अमीर लोग थे। अब टिबेरियस के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, रोम सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंश क्रम पर, यानी कि रोम का जो राजकाज था, सिंहासन था, पिता के बाद राज्य को पुत्र मिलता था। चाहे पुत्र पिता से पैदा हो, मतलब पुत्र पिता का रियल खून हो, या ग्रहण या दत्तक, यानी दत्तक ग्रहण किया हो, या दत्तक पुत्र हो, गोद लिया पुत्र हो। ठीक है, या किसी को अपना पुत्र मान लिया हो। ठीक है, तो रोम सिंहासन किस पे था? पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित। मेन पॉइंट है पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित, सत्तात्मक कह सकते हैं। पिता के बाद उसका पुत्र राजा बनता था। अगर राजा का कोई पुत्र ना हो तो गोद लेकर उसको राजा बना सकता था। उदाहरण ऑगस्टस है और टिबेरियस है। और सेना भी सिद्धांत को मानती थी। सेना में भी देखो, सेना का जैसे मान ले कोई सेना में गया बंदा, उसका जो बेटा होगा वो भी सेना की सेवा करेगा, सेना में ही जाएगा। हमारे देश में होता ना, सेना परिवार वाले अपने बच्चों को सेना में ही भेजते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी था। एक चीज़ महत्वपूर्ण, सम्राट सेनेट यानी सेना जो अभी सेना की बात शुरू की तो सेना के बारे में बता दूँ। सेना सम्राट और सेनेट के बाद साम्राज्य की महत्वपूर्ण संस्था थी। भाई देखो,
इस रोम साम्राज्य में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, राजा और सेनेट। राजा और सेनेट, सम्राट सेनेट तो था ही, सम्राट जो शासक होता है और सेनेट जो मंत्रिमंडल, संसद के, देखो जैसे कि संसद हमारे देश में कानून बनाती है, प्रधानमंत्री होता है और संसद के बहुत सारे लोग होते हैं जो मंत्री बनते हैं, कृषि मंत्री, ऊर्जा मंत्री, रेलवे मंत्री। तो सम्राट और सेनेट तो आपको समझ में आ गया कि एक राजा हुआ करता था और कुछ अमीर लोग हुआ करते थे। अब सेना, ये तीन शासन के मुख्य संस्था थी, ठीक है। यानी मैं एक बात कहूँ सिंपल शब्दों में तो ये रहा कि रोम साम्राज्य के तीन मुख्य खिलाड़ी थे। कौन कौन से थे? सम्राट, अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग और सेना। ये प्रश्न कई बार आया है परीक्षा में कि रोम साम्राज्य के तीन मुख्य खिलाड़ी कौन थे? सम्राट, अभिजात वर्ग और सेना, ये तीन मुख्य खिलाड़ी थे। यानी पूरा रोम इनके अंडर कंट्रोल में था। सम्राट टिबेरियस रहे चाहे ऑगस्टस रहे, अभिजात वर्ग कुलीन भाई यही तो राजा को चुनते थे, राजा की बात मानते थे और इनका दबदबा था समाज में। और सेना से भाई जो विद्रोह करेगा उसको दबा देंगे, ठीक है। हम आगे शुरू करते हैं। रोम की सेना में न्यूनतम 25 साल तक सेवा करनी पड़ती थी। यानी हर व्यक्ति को जो भी सेना में भर्ती होगा 25 साल तक सेवा करनी पड़ती थी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि सेना साम्राज्य में सबसे बड़ा एकल निकाय था। जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका है, उसी प्रकार एक ऐसा संगठन निकाय क्या था? सेना का निकाय था, जिसमें 6 लाख सैनिक थे उस टाइम पे। रोम में 6 लाख सैनिकों का एक ग्रुप था। निकाय समझ में आ गया? निकाय कोई संस्था होती है, संस्था को निकाय बोलते हैं। संस्था कैसी? जैसे कार्यपालिका एक संस्था है, इस संस्था के लोग सारे मेनली काम करते हैं। न्यायपालिका, इसमें जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके जिला न्यायालय तक सब इसमें एक संस्था में शामिल हैं। और विधायिका, जिसमें पूरे जितने भी नेता लोग हैं वो शामिल हैं। तो एक संस्था थी और सेना साम्राज्य में सबसे बड़ी संस्था थी, क्योंकि 6 लाख सैनिक थे इसमें। भाई राजा तो एक रहेगा, अभिजात वर्ग कुछ हज़ारों में रहेंगे, लेकिन 6 लाख की संख्या में थे। ये भी आया कितने लाख सैनिक थे उनके पास? 6 लाख सैनिक थे, ठीक है। और रोम साम्राज्य में चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्के को दिनारियस, रोम में, जिसमें वजन लगभग 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी होती थी। विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध चांदी 4.5 ग्राम होती थी। आगे हम पढ़ेंगे सोने का सिक्का भी था, इसको कुछ और बोलते हैं, सोलाडरस। फिलहाल हम दिनारियस की बात कर रहे हैं। तो रोम में चांदी के सिक्के को दिनारियस कहा जाता था। समझ में आया आपको बेटा? आगे अब ये सेकंड टॉपिक है। पहला टॉपिक समझ में आ गया, हमने पूर्व के बारे में सब कुछ पढ़ लिया कि वहाँ पे राजा कैसे बना, पावर राजा के पास क्या थी, और सेनेट क्या था, सेना क्या थी। ये 3 महत्वपूर्ण है, पूरा चैप्टर इन पे ही है, ठीक है। अब मध्यकाल यानी तीसरी शताब्दी का संकट, ये पूरा सेम टू सेम प्रश्न आता है कि परीक्षा में 3 नंबर का या 4 नंबर का कि तीसरी शताब्दी के संकट से आप क्या समझते हैं, या मध्यकाल का संकट क्या है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। ये लर्न करने के बाद कोई आपका वाइवा ले, प्रैक्टिकल ले, कुछ भी ले, ये 4 पॉइंट सुना के आप पूरे में से पूरे नंबर ले सकते हो। तो पहला है ईरान के ससानी, नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 1 बोलूँगा मैं। ईरान के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया। इसकी भी एक घटना है, एक वीडियो बनाऊंगा आपको कि ईरान ने क्यों इस पर कब्जा किया। भाई यूनान के बाद ईरान, इन सब के बारे में भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिलहाल अभी मैं आपको चैप्टर सिलेबस करवा रहा हूँ। डीपली नॉलेज में एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको और भी डीप नॉलेज दूंगा। फिलहाल हम चैप्टर को समझें परीक्षा की दृष्टि से। तो ईरान के ससानी वंश के शासकों ने रोमन साम्राज्य पर बार बार आक्रमण किया, नंबर 1। नंबर 2, जर्मन मूल की जनजातियाँ, भाई जर्मनी ने भी कब्जा किया इस पर। जर्मन मूल की जनजातियाँ जिसमें फ्रैंक, एलमनाई, आधा ना है बेटा, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ हिंदी में, एलम ना फिर आधा ना पूरा ना, एलमनाई और एक गौथ, एक यहाँ पे मिस प्रिंटिंग गौथ, ठीक है। 3 जातियाँ थी, फ्रैंक, एलमनाई, गौथ, रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। तो पहला पॉइंट आपको लर्न हो गया। दूसरा पॉइंट आपको लर्न हो गया कि जर्मन मूल की जनजातियों ने, फ्रैंक, एलमनाई और गोथ, ये 3 जनजातियाँ हैं, फ्रैंक अलग जाति है, एलमनाई अलग जाति है, और गोथ ने रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। तीसरा महत्वपूर्ण, 47 वर्षों में रोम में 25 सम्राट हुए, यानी कि इतने कम साल में 25 राजा हुए।
तीसरी शताब्दी में, पहले में तो ऑगस्टस थे, शांति काल कहा गया क्योंकि शांति लड़ाई वड़ाई होती नहीं थी। ठीक है, अगला, और साम्राज्य तनाव की स्थिति से गुजरा। क्यों भाई, देखो बार बार इतनी कंडीशन आएगी, ये 4 पॉइंट है। साम्राज्य तनाव की स्थिति से गुजरा, मैं एक बार फिर भी शॉर्ट कर देता हूँ ताकि आपको एक ही पॉइंट में सब दिख जाए। ये देखो बेटा, ये 4 पॉइंट है महत्वपूर्ण जो आपको लर्न करने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे गोथ आएगा। ठीक है, ये थोड़ी वो है तो आप जब नोट करेंगे तो फ्रैंक एनमलाई गोथ रोमन साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। 47 वर्षों में रोम में 25 सम्राट हुए और साम्राज्य तनावपूर्ण स्थिति से गुजरा। तो ये फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके चैप्टर को पूरा करवाएंगे। तब तक के लिए आप NB ई लर्निंग को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घर पे सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।